फाइनेंशियल ईयर 2026 का बजट देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किया जा चुका है। और इस आम बजट में बहुत सारी चीज़ें घोषणा हुई है, खास करके सेविंग अकाउंट पर आप कितने पैसे डाल सकते हो, कितने पैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस न मिले। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सस्ती हुई है, और लोगों को उम्मीद था कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 12 लाख तक ही टैक्स को फ्री है अभी तक फिलहाल। और देखिए इसमें क्या कहा गया, इसे बढ़ा करके लोगों को मन में था कि 15 लाख किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 12 लाख ही है। और देखिए यहाँ पे पीएम किसान योजना की राशि को लेकर के है, फिलहाल वे भी 6000 तक ही है ना। इसको लेकर के भी चर्चा हुआ था। तो भाई सरकार इसको लेकर के क्या गंभीर है, चलिए इस वीडियो में आगे और भी हम बताएंगे। देखिए अभी लोगों का मन में था कि भाई 10,000 कर देगा, 12,000 कर देगा, है ना, लोगों में इस तरह की चर्चाएं थी। और देखिए तो 2019 में खास करके इस योजना को शुरू किया गया, और उस समय ही 6,000 रुपया था, है ना। लेकिन आज महंगाई के हिसाब से जो है कितना हो गया, लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। अब 7 वर्ष में भाई महंगाई के हिसाब से पीएम किसान की राशि जो है कम से कम बढ़नी चाहिए थी, लोगों को उम्मीद थी इसमें। और देखिए सभी को पता होगा किसानों की फसलों की आने वाली जो लागत है लगातार बढ़ रही है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फसलों के बीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो भाई बीज की कीमत, लेबर कॉस्ट हो गया, मजदूरी हो गया, है ना, खर्च आते हैं। और फसलों को खास करके तैयार करने में बहुत सारी जो है यहाँ पर परेशानियाँ होती है। तो लगातार ऐसे में किसान को उम्मीद था कि पीएम किसान की राशि बजट में बढ़ाई जाएगी, लेकिन बजट में इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया। और देखिए जो नया टैक्स बिल आया है, पिछले सरकार ने जो कहा था इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा, जो नया आया है। तो 1 अप्रैल अभी नहीं, 31 मार्च तक यही चलेगा, 1 अप्रैल से ये लागू होगा। और देखिए इसमें जो कहा गया है न्यू टैक्स एक्ट के तहत जो न्यू टैक्स बिल है 2025 से लेकर के जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, 2025 में 31 मार्च तक फिलहाल ये जो है शुरुआत होता है। जैसे देखिए क्या होता है, 1 अप्रैल नया जो है बजट का काम जो भी है लागू होगा, टैक्स बिल वो 1 अप्रैल से होगा, समझ पा रहे हो। तो अभी नहीं होगा, अभी 26 का ही चलेगा। और यहाँ पे 26 के बाद जो है 31 मार्च 26 खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल हो जाएगा, तो नया साल समझो हुआ, है ना। ये होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के ट्रांजैक्शन पर जो असर पड़ने वाले हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकम टैक्स के कई सारे रूल बदल गए और बैंकिंग में खास करके बदलाव हुआ है। और आप सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हो और कितना विड्रॉल कर सकते हो, कितना यूपीआई के माध्यम से आप सेंड कर सकते हो किसी को, कितना पैसा आप निकाल सकते हो, रिसीव कर सकते हो, है ना। और देखिए अगर मान लीजिए आप कितने की एफडी कर सकते हो, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आपको नहीं मिले। समझ पा रहे हो, आप लोगों को जानकारी नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो, समझ पा रहे हो, किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो या खरीद रहे हो, है ना, तो आपको कितना कैश आप ले सकते हो ये जानना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो कितना का भी पेमेंट हो, ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए या तो आप ऑफलाइन के माध्यम से कीजिए, आपको वहाँ पे समझना होगा। और देखिए फाइनेंशियल ईयर में समझना होगा कितना कैश आप फॉर्म में जमा कर सकते हो, ठीक है ना। और देखिए ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। और देखिए एक सिंगल ट्रांजेक्शन होता है, सिंगल डे में आप कितना बैंकिंग ट्रांजेक्शन की लिमिट है, लोगों को पता ही नहीं है भाई, जो कि वीडियो में हम आपको बता रहे हैं लगातार इस चीज़ को लेकर के। और देखिए आप लोगों को हम कहना चाहेंगे इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो पहले चैनल पर जुड़े हो, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हो भाई लाइक कर दीजिए, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दीजिए, समझ पा रहे, बेहद ज़रूरी है। और कमेंट कीजिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर हम आपको पूरी तरीके से इस जो है नया जो आया है बजट में इसमें आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे जो बजट पेश हुआ है, इसके बाद नया टैक्स बिल जो लागू हुआ है, यहाँ पे इसमें कुछ बदलाव है। आपको कितने ट्रांजैक्शन करने हैं खास करके, और कितने चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी समझ लीजिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए अगर आप गलती से जो लिमिट बनाई गई है उन लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो
समझ रहे हो, चाहे वो यूपीआई की लिमिट हो, चाहे वो पर डे की लिमिट हो, या बैंक में फाइनेंशियल में कैश डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यूपीआई की लिमिट अगर आपको गलती से भी क्रॉस करोगे भाई, तो यहाँ पे आपको जो है समझ लीजिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाता है। लोग तो कहता है नहीं भाई नहीं कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे होता है तब पता चलता है, जब पैसा कटेगा, जब टीडीएस काटा जाएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट का भी नोटिस आपको मिल जाता है, और अगर आपके ऊपर हैवी क्या होगा पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए, इसलिए मैं वीडियो में बता रहा हूं, जो भारत सरकार का नियम है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स का जो नियम है वो आपको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने आप ट्रांजेक्शन किए हो, समझ रहे हो, अगर वो ट्रांजेक्शन आपका मान लीजिए अनक्लेम में होता है, समझ रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी बनेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। और देखिए मैं वीडियो में आगे बढ़िए, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको समझिएगा एक एक चीज़ को। देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे इसमें, और भी आप इस वीडियो को जब देख लीजिएगा ना तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास डेबिट कार्ड है। तो चलिए क्रेडिट कार्ड, देखिए आज के समय में लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड आप मतलब कि मानिए ना, अब तो अक्सर लोगों को क्रेडिट कार्ड, पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे जिसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा होता था, 5-10 लाख रुपया होता था, उसे क्रेडिट कार्ड मिलता था। लेकिन आज के युग में आज 50,000 लाख 2 लाख भी अकाउंट पर है तो उसको भी यहाँ पे मिल जा रहा है। देखिए फिर चाहे उन्हें जो है कहीं शॉपिंग करना हो या कोई भी वस्तु खरीदना हो, समझ रहे हो, तो वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे में जो गाइडलाइंस बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से, जो कि एक वित्त वर्ष में अगर होता है, इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ सेविंग अकाउंट पर नहीं क्रेडिट कार्ड पर भी लिमिट बनाई गई है, और उस लिमिट को आपको देखना होगा। देखिए पेमेंट के माध्यम, मतलब कि आप मान लीजिए केस के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, किस तरीके से पेमेंट कर रहे हो, कौन माध्यम है, आप यूपीआई से कर रहे हो, आप ऑफलाइन कैश के माध्यम से कर रहे हो, तो उसकी एक नियम होता है, इस बात को समझ लीजिए। वो नियम अभी हम वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, अगर आप नहीं जानेंगे तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। और देखिए एक फाइनेंशियल ईयर का एक मतलब क्या होता है समझिएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, मतलब कि 1 अप्रैल से 2025 से अभी 31 मार्च 2026 तक ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। अब अगला फाइनेंशियल ईयर जो होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का होगा, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी आपको समझना होगा, एक वित्त वर्ष में एक फाइनेंशियल ईयर जो कहा जाता है। हम लोग जनवरी से जनवरी साल कहते हैं, ये जनवरी होगा, दिसंबर खत्म होगा, अगला साल आएगा तो जनवरी में। उसी तरीके से यहाँ पे 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है बैंकिंग सेक्टर में, समझ पा रहे हो, और अगला साल फिर 1 अप्रैल को ही शुरू होगा अगला साल में, जैसे कि 2026 में 1 अप्रैल से जो है नया साल शुरू होगा, और अगला 1 अप्रैल से 2027 में नया साल शुरू होगा, ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2027 को, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में उसे काउंट किया जाता है, मतलब उसका गिनती किया जाता है, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इतने ट्रांजेक्शन किए, उसी तरीके से आप एक वित्त वर्ष में अपने जो है क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल का भुगतान करेंगे फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान लीजिए आप 2 लाख से ज़्यादा कर देते हो, 1 लाख से ज़्यादा कर देते हो, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो यहाँ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बताया गया। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से करते हो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट, देखो कैश में 1 लाख से ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, और ऑनलाइन के माध्यम से करते हो तो आपको 10 लाख को क्रॉस नहीं करना है। 10 लाख आपको याद रखना है, 10 लाख आप कर सकते हो एक वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए, उस दशा में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आपको 10 लाख से नीचे करोगे नहीं मिलेगा, 10 लाख क्रॉस कर जाओगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो अब बात करेंगे दूसरे ट्रांजेक्शन की। अगर मान लीजिए बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, मान लीजिए सेम डे मतलब एक ही दिन में ट्रांजेक्शन करें तो कितना कैश को हम जमा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं एक दिन में, भले ही आपका अकाउंट 5 बैंक में हो, उससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर नियम को समझिए, आपका अकाउंट 5 बैंक में हो 10 बैंक में हो उससे कोई मतलब आखिर उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है ये समझिए आप। देखिए एक दिन में आप सभी बैंकों से पैसा विड्रॉल करें, है ना, या फिर एक बैंक से पैसा विड्रॉल करें, यहाँ पे बात ये नियम की बात है। देखिए अधिकतम आप कितना पैसा विड्रॉल करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए उसके लिए आपकी जो लिमिट बनाई गई है वो 2 लाख रुपया बनाई गई है। देख रहे हो, उंगली देख रहे हो ना, 2 लाख का मतलब कि आप चाहे सभी बैंकों से विड्रॉल कीजिए या फिर एक बैंक से विड्रॉल कीजिए। अगर आप 2 लाख तक का कैश विड्रॉल करते हो एक दिन में तो आपको कोई परेशानी यहाँ नहीं उठाना पड़ेगा। 2 लाख से ज़्यादा आप एक दिन में कैश विड्रॉल करोगे तो आपको सेविंग अकाउंट के सभी सेविंग अकाउंट से, क्योंकि आपके पेन नंबर जो है वो आपके सभी सेविंग अकाउंट से अटैच होते हैं, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ऐसे में मान लीजिए अगर आप 5 लाख एक दिन में सेविंग अकाउंट से विड्रॉल कर लिए तो यहाँ पर चाहे आप सिंगल अकाउंट से करें चाहे आप 5 अकाउंट से करें, ठीक है, 1-1 लाख करके 5 अकाउंट से कर लिए तो उन सभी से आपने विड्रॉल किया तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या होगा, बैंक जो है खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है, बैंक समझ लेता है। लेकिन याद रखिएगा एक अकाउंट से करेंगे तो नहीं भेज पाता है, ये हमने देखा है, तो अलग अलग अकाउंट से करेंगे तो नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो, इस बात को समझ लीजिए। एक अकाउंट से करोगे तो दिक्कत हो सकती है। और देखिए क्योंकि अलग बैंक का दूसरा बैंक को कैसे पता चलेगा भाई, उसको पता नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर है, तो यहाँ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से किया जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो में बता रहे थे कि नहीं भाई अलग अलग करोगे तो भी बैंक भेज देगा, कैसे भेज देगा, बैंक को पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए मेरा SBI में अगर मान लीजिए हमने 1 लाख का किया, बड़ोदरा में 1 लाख का किया, अलग अलग बैंकों में 2 लाख का किया तो नहीं जा पाएगा। समझ पा रहे, याद रखिएगा। और देखिए पेन नंबर है मैं मानता हूं, लेकिन उतना फुर्सत नहीं है, जब तक यहां से भेजा नहीं जाएगा तब तक चेक नहीं होता है, याद रखिएगा। और देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस तभी भेज सकता है जब एक ही अकाउंट पर इतना करोगे। उसके बाद देखिए आपसे जवाब भी मांग सकता है, और आप जो है इतना केस क्यों विड्रॉल कर रहे हो। अगर आपको पैसा निकालना है तो बड़ौदा से कुछ निकाल लो, बैंक ऑफ इंडिया से निकाल लो, स्टेट से निकाल लो, अलग अलग बैंक अगर आपके पास है तो निकाल सकते हो। और देखिए यहाँ पैसा कहाँ ले जा रहे हो उस दशा में अगर आप मान लीजिए एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, कहीं भी आप जाते हो तो आप सभी को पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है कितना स्मार्ट होता है आपको पता ही है ना। तो वो भाई वो सीधे साधे नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से वो आपको वो जो है ना मतलब कि खखोर लेंगे, खखोर सारी जानकारी वो ले लेंगे। और आपको मान लीजिए हर चीज़ से उन्हें प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का उन्हें डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और याद रखिए आपसे जो है आपको उन्हें डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ देना ही पड़ेगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और क्या, तो ये पैसा किस काम के लिए आपने निकाला, ये पैसा कहाँ लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो, वो सारी चीज़ उनको देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो। और देखिए इस पैसे को खर्च अगर आप करेंगे तो कहाँ करेंगे, है ना। तो कैश का अगर मान लीजिए आप कैश का आप अगर मान लीजिए अनएक्सप्लेन में चला गया, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर आपका ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और देखिए उसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा यहाँ पे। और वही चीज़ होता डिपॉजिट करने में भी। अगर आप सिंगल डे में सेम दिन एक ही दिन में अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट मत कीजिए अपने अकाउंट पर, एक अकाउंट पर करना है तो अलग अलग अकाउंट पर कीजिए, ठीक है ना। और देखिए आप चाहे एक सेविंग अकाउंट हो या 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं, दूसरा बैंक में कर रहे हो कर सकते हो, ठीक है। अगर अपना जो एक अकाउंट है, जैसे स्टेट में हम 2 लाख किए, हम बड़ोदरा में 2 लाख किए तो पता नहीं, बैंक को पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट एक अकाउंट पर न करें। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, एक दिन में आप 2 लाख से कभी भी न करें, इस बात को ध्यान रखें। और देखिए नहीं तो हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपका गिनती कर दिया जाएगा। और क्या करेगा बैंक, आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, बैंक देगा इनकम टैक्स नोटिस को इन्फॉर्मेशन भेज, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो इसलिए और देखिए 2 लाख जमा करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा आपको नहीं करना है, इस तरीके से मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 2 लाख तक में दिक्कत नहीं होता है ना। और देखिए अगर मान लीजिए इकट्ठे आप 5 लाख 10 लाख है ना एक साथ में एक दिन में आप जमा कर देते हैं तो नोटिस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं।
करना है अलग अलग अकाउंट में कर सकते हैं, उससे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से। इस तरीके से यूपीआई से 1-1 लाख करके अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग से भेजो। किसी को अगर पैसा भेजना, एक दिन में आप एक अकाउंट से ज़्यादा पैसा न भेजें। और देखिए आपके ऊपर हो सकता है पेनल्टी लग जाए। ऐसे तो यूपीआई की 1 लाख लिमिट होती है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग से भेजना चाहे तो भेज सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भेज सकते हो, बहुत सारा तरीका है। और देखिए यहाँ पे यूपीआई का बात कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप कोई नियम नहीं समझेंगे, बाद में भाई हमको नियम पता ही नहीं था, इसलिए ना वीडियो हम बना रहे हैं। और देखिए यूपीआई का अगर एक फाइनेंशियल ईयर यूपीआई कितना करें तो आप कितना यूपीआई किसी को सेंड कर सकते हो, कितना रिसीव कर सकते हो, वो भी आप समझ लीजिए, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको नहीं मिले। जैसे कि देखिए हमने पिछले नेक्स्ट ईयर जो पिछले वर्ष था वहाँ पे सुना था कि तमिलनाडु में एक जो है गोलगप्पा बेचने वाले को, जिसको कि आप लोग पानी पूरी कहते हो, है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला था, क्योंकि वो इस नियम को नहीं जान रहा था भाई, और सेविंग अकाउंट पर पैसा ले रहा था। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आखिर कितना आप लोग ट्रांजैक्शन करें ताकि नोटिस न मिले। देखिए डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं लिखा रहता है, तब इतना ट्रांजैक्शन कर लेते तो आपको नोटिस मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिखा गया, अगर आप कोई भी सेवा दे रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आने की आप सर्विस प्रोवाइड करें तो उस दशा में अगर आपके खाते का जो टर्नओवर होता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है 20 लाख का अगर क्रॉस कर जाते हो आप, ठीक है ना, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। 20 लाख के अंदर अगर आप साल भर का अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी नंबर नहीं भी लोगे तो चलेगा। समझ रहे हो? ये नियम है, अगर आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन अगर 20 लाख से क्रॉस कर जाते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, ये ज़रूरी है। 20 लाख तक में आपका बिजनेस है 1 साल में तो जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये हो गया। अगर उस दशा में अगर मान लीजिए आपका एक फाइनेंशियल में कोई ऐसा भी है जो कि 40 लाख तक क्रॉस कर जाता है, तो उस दशा में आपको जीएसटी लेना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी नंबर आपको लेना होगा, टर्नओवर ट्रांजैक्शन अगर 40 लाख के पार हो रहा है तो। समझ रहे हो? भविष्य में क्योंकि आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, परेशानी में पड़ जाओगे। कुल मिलाकर इस चीज़ को आपको समझना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बैंक की तरफ से जो है, और यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइंस नहीं है, समझ रहे, नहीं बनाई गई है कि आप यूपीआई से कितना पैसा ले सकते हो। फिलहाल अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन यूपीआई का आप एक फाइनेंशियल में कितना सेंड कर सकते। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से लिमिट बनाई गई है। जीएसटी डिपार्टमेंट जो होता है वो 20 लाख की आपको कोई सर्विस प्रोवाइड अगर करते हो, 20 लाख से ज़्यादा, 20 लाख तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर हो गया, यूपीआई से भी अगर हो गया तो आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएसटी नंबर नहीं लिया है, आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए एक चीज़ और है, आप मान के चलिए आप लोग इस लिमिट को याद रखिएगा। और देखिए 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में सेंड किसी को नहीं करना है। अगर हम किसी को पैसा भेज रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा हम किसी को एक फाइनेंशियल में रिसीव मत कीजिए, आप लीजिए भी नहीं। कोई अगर दे रहा है तो 10 लाख से ज़्यादा अपना अकाउंट पर नहीं ले। इस बात को आप लोग समझ लें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए अपने यूपीआई से, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है आपके वो पर्सनल यूज़ के लिए है, समझ लीजिए, उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कतई मत कीजिए। बिजनेस के ट्रांजैक्शन आपको अगर करना है तो आप लोगों को बता दो, अपनी दुकान पर सेविंग अकाउंट का QR कोड आप मत लगाएं, जो स्कैनर होता है वो ना लगाएं। आपको अगर पैसा लगाना है, उसमें अगर आप पैसा लेते हैं तो भारी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। भविष्य में आपके ऊपर बहुत तरह की मुसीबत आ सकती है, इस बात को आप समझ लीजिए। समझ रहे हो? इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीके से मान लीजिए तो गलत काम है। तो आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे देगा, आपको एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब मांगेगा, फिर आपको हिसाब नहीं दे पाओगे तो भाई फिर आपको परेशानी होगी। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको होगा कि नहीं ये मेरा तो बिक्री है, हमने ये सेल किया है ना, तो मानेगा नहीं। उस समय आपका सेविंग अकाउंट जो है, मतलब क्या होता है, सेविंग का मतलब होता है बचत, है ना, आपको पता होगा। तो ये इनकम हुआ, फिर आपको इनकम मान लेगा और पूरे पैसे का आपके ऊपर जो है लंबी पेनल्टी लगा देगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे उस दायरे में आ जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना ही है तो भाई करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक करेंट अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए,
आप जो है वहाँ पे करेंट अकाउंट के लिए जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, बिना जीएसटी का भी खुल जाएगा आपके नाम से। बोलिएगा कि हमको पर्सनल करेंट अकाउंट खुलवाना है ना, तो आप अपने पैन कार्ड से अपना सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। उसकी लिमिट आपका 50 लाख तक हो जाती है, समझ पा रहे हो। उससे आप ट्रांजेक्शन कीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस का ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको परेशानी में पड़ जाओगे, इस बात को आप समझ लें। और क्या, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल जाएगा, इस बात को आपको कतई जो है भूलना नहीं है। और देखिए, आपको ध्यान रखना है 10 लाख से ज़्यादा एक वित्त वर्ष में आपको सेंड नहीं करना है, 10 लाख से ज़्यादा आपको रिसीव भी नहीं करना है, इसमें आपको बच के रहना है, समझ रहे हो। और देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर में कितना का कर सकते हो। अब एफडी की बात कर लेते हैं। देखिए एफडी क्या है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अगर आप कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस न मिले तो यहाँ पर आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या नियम है, कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में अगर आप एफडी बनाना चाह रहे हो तो 10 लाख से ज़्यादा आपको कैश जमा करके एफडी नहीं बनवाना है, याद रखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, समझ रहे हो ना। आपसे अगर मांगा जाए तो ध्यान रहेगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे से लोग एफडी करवा देता है हड़बड़ा के, अरे इतना ब्याज मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करके एफडी करते हो तो आपको नोटिस मिल जाएगा। हाँ, आपके अकाउंट पर पहले से पैसा पड़ा हुआ है 6 महीना साल भर पहले से, तो आप इधर 5 लाख 6 लाख पड़ा हुआ पहले से, इधर से आप 9 लाख जमा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैश 10 लाख करके कर रहे हो तो परेशानी में पड़ जाओगे, इस बात को समझ लीजिए। आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए समझना होगा। अब बात करेंगे कि आप प्रॉपर्टी कोई बेच रहे हो, कोई सेल कर रहे हो, ठीक है ना, प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है, तो वहाँ पर आप कितना पैसा सामने वाले को दे सकते हो और ले सकते हो। देखो यहाँ पे समझना होगा, इसका भी कुछ नियम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। देखिए, उससे ले सकते हो टोकन मनी के रूप में। और यहाँ पे हम आपको बात करेंगे लिमिट जो बताई गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कहा गया पर्सनल सेल करते समय प्रॉपर्टी के मैक्सिमम आप 20,000 रुपया जो है आप उसको दे सकते हो कैश के रूप में, या 20,000 रुपया ले सकते हो, समझ रहे हो, मैक्सिमम आप ले सकते हो, टोकन मनी के रूप में उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको कैश स्वीकार नहीं करना, उससे ज़्यादा आपको कैश लेना भी नहीं है और कैश देना भी नहीं है, समझ पा रहे हो, ये नियम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उसके अगर आप ज़्यादा केस करते हो तो भाई आपके लिए यहाँ पे मुसीबत हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस जारी कर सकता है, फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। बाकी जितना भी अमाउंट है आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 20,000 टोकन मनी के रूप में देना है, समझ रहे हो ना। अगर देना चाह रहे तो हम तो कहते हैं पूरा अमाउंट दीजिए ऑनलाइन से, अगर नहीं मान रहा है तो 20,000 से ज़्यादा नहीं देना है, समझ रहे हो। आप क्या कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से दे सकते हो, नेफ्ट कर सकते हो, आरटीजीएस करके माध्यम से दे सकते हो, चेक के माध्यम से दे सकते हो, ये सब ब्रांच के थ्रू ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ये सब तरीका है प्रॉपर्टी का जो अमाउंट छोटा बड़ा, लेकिन 20,000 से ज़्यादा आप लोगों को नहीं कैश लेना है और नहीं कैश देना है, समझ में आ गया। नहीं तो नोटिस मिलेगा, जुर्माना लगेगा। अब देखिए, अब बचत खाते को लेकर के मैं बात कर ले रहा हूँ। देखिए, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 जो बजट पेश हुआ है पूरा हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। देखिए, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, जो बचत खाते में एक वित्त वर्ष में कितना जमा और विड्रॉल कर सकते हैं, यही सवाल है ना। देखिए, यहाँ पे जो न्यू लिमिट है उसके लिए हम बात करेंगे। इसके लिए न्यू लिमिट अभी जो है फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि 1 अप्रैल को पेश होगा। इसका जो न्यू लिमिट है, जो पुरानी लिमिट है वो समझ लीजिए। अभी जो फिलहाल अभी तक जो नियम है वो 10 लाख की लिमिट है, वो लिमिट अभी बढ़ाई गई नहीं है, नहीं घटाई गई है, समझ रहे हो। तो एक वित्त वर्ष में अभी 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट आप नहीं कर सकते अपने सेविंग अकाउंट में। फिलहाल जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ, समझ रहे। तो आपको अगर इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा। और विड्रॉल भी 10 लाख ही निर्धारित है इस फाइनेंशियल ईयर का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉल मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो भाई सरकार क्या चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए, तो ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए, है ना। कैश का उपयोग बहुत कम कीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खास करके इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे बहुत सारे लोग 2 नंबर के जो है काम करते हैं, वो कैश में ही करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है, 1 नंबर के काम आप लोग समझिए ऑनलाइन के माध्यम से होता है, और ऑनलाइन से ट्रांजेक्शन कीजिए। सरकार के बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रेस करने में यहाँ दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे हो। सरकार चाहती भी है कि हम इतना जो है ऑनलाइन के माध्यम से जनता यूज़ करे, पब्लिक यूज़ करे, है ना। तो यहाँ पे ये निर्धारित है। अब आप समझ में आ गया, मतलब कि उनको जो है टैक्स की चोरी न लगे,
इसलिए उन्होंने 10 लाख की लिमिट निर्धारित रखी है कि एक वित्त वर्ष में आप ITR फाइल करने वाले पर्सन अगर आप नहीं हैं तो आप जो है 1 साल में 10 लाख जमा कर सकते हैं। आप अपने बचत खाते में, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है। और आप FD भी अगर कैश दे के कर रहे हो तो 10 लाख FD भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। जो नया नियम आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और जो अगला नियम जो आएगा वो आपको 1 अप्रैल 2026 से वो नियम आएगा, जो कि पूरे तरीके से आएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। अभी फिलहाल जो नियम है वो बता रहा हूँ। बजट में भी इस तरह का कोई डिस्कस नहीं है फिलहाल, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे ये नियम आप लोग अगर जान जाओगे तो कभी भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा। फिर अगला हम जिसमें वीडियो लेकर के हम आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ITR भरने वालों के लिए, अगर आप मान लीजिए साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालते हो तो 2% का आपको TDS लगेगा। समझ लीजिए जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ। ITR भरने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ITR नहीं भरने वाले को, अगर आप पिछले 3 साल में ITR नहीं भरा है तो 20 लाख से ज़्यादा कैश निकालने पर, कैश निकाले हो तो 2% TDS कटना शुरू हो जाएगा। और 1 करोड़ के ऊपर अगर आप करते हो तो, अगर ITR आप नहीं भरते हो तो 5% आपका चार्ज कटेगा। एक ITR भर रहे हो, 1 करोड़ आप साल में जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हो, है ना, और ITR भर रहे हो तो 2% चार्ज लगेगा, TDS का कटेगा। और ITR नहीं भर रहे हो तो भाई आपको 20 लाख से ऊपर कैश निकाल रहे हो तो 2% TDS कटेगा। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कर रहे हो नहीं भर रहे हो तो 5% कटेगा। ये लिमिट है। और देखिए अगर आप मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में देते हो तो यहाँ पर भी आपको जो है नोटिस मिल सकता है। और ऑनलाइन मोड में 10 लाख से ज़्यादा पेमेंट साल भर में नहीं करना है क्रेडिट कार्ड का, याद रखिएगा। और FD भी साल भर में 10 लाख से ज़्यादा का नहीं करना है, समझ रहे हो। ये इस चीज़ को याद रखिएगा। और प्रॉपर्टी 10 लाख से ज़्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर तो यहाँ पर है। और म्यूचुअल फंड 10 लाख से ज़्यादा का निवेश करने पर, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ITR फाइल करें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो कि आज का वीडियो में आपको हम बता दिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों को जानकारी हो। बहुत सारे लोग हड़बड़ा के खाते से 5 लाख 10 लाख निकाल लेते। एक ही दिन में 5 लाख निकाल लिया। एक दिन में आपको 2 लाख निकालना है। अगर 4 लाख करना है 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, 4 दिन में करना है, इस तरीके से करना है। या तो ऑनलाइन से ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिसको पैसा देना है ज़्यादा दे सकते हो। एक दिन में अगर 5 लाख देना है तो ऑनलाइन से दे दीजिए, UPI से दे दीजिए, अलग अलग अकाउंट 2-3 अकाउंट अलग अलग से दे दीजिए। और अगर पैसा निकालना है अलग अलग ATM कार्ड से निकालिए, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, अलग अलग खाता यूको जिसमें भी है उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स को जो है इन्फॉर्मेशन बैंक नहीं बेच पाएगा। लेकिन एक ही अकाउंट से कर दोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, समझ पा रहे हो। कैश में अगर निकाल के किसी को दे दिया पैसा 5 लाख, एक ही दिन ATM से निकाल लिया या तो ब्रांच से जाके निकाल लिया, है ना, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे देता है। तो कैश में 2 लाख से ज़्यादा कभी न जमा करें। अब 5 लाख गए खाता में जमा कर दिए, ये गलती कभी न करें। एक खाते में 2 लाख से ज़्यादा जमा न करें, दूसरा खाते उसमें 2 लाख कर दें, तीसरा खाता उसमें कर दें। इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा दिन कर सकते हो, तीसरा दिन कर सकते हो, अलग अलग दिन में कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर करना ही है तो करेंट अकाउंट ओपन कर लें। करेंट अकाउंट में 50 लाख की लिमिट होती है, समझ पा रहे हो, साल भर का। उसमें अगर GST वगैरह ले लियो, ITR फाइल करते हो तो 1 करोड़ तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इस जानकारी हो सके। धन्यवाद।